Activity 1.1 Take a beaker and fill half of it with water। एक बीकर लेंगे, ठीक है बच्चों, ये एक्टिविटी 1 है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, टेक ए बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर। एक बीकर ले लीजिए, ठीक है, बीकर एक ग्लास जिसमें आप पानी पीते हैं उसी टाइप का होता है, लैब में देखने को मिलता है। एक बीकर लीजिए और उसको आधा पानी से भर दीजिए, ठीक है। पुट ए हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड्स एंड स्टीर वेल, और एक मुट्ठी गेहूं का बीज लीजिए और उसको हिलाइए, बीकर को उसमें बीज डाल करके उसको हिलाइए। वेट फॉर सम टाइम, और कुछ समय तक वेट कीजिए, ठीक। फिर उसके बाद देखिए क्या होता है। आर दीज सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर, क्या इसमें जो कुछ बीज जो है पानी के ऊपर तैरने लगे। यानी आप देखेंगे कि बीकर में जो आपने बीज डाला है, क्या उसमें से कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगे। वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक, जो बीज पानी की सतह में जाकर नीचे बैठ गए हैं, क्या उनसे वो हल्के हैं या भारी हैं। यानी जो बीकर में आपने बीज डाला है गेहूं का, उसमें से कुछ जा कर के बीकर के बॉटम पे जा कर के बैठ गए, क्या वो हल्के हैं या भारी हैं। जो बीज बैठ गए हैं उससे वो हल्के हैं या भारी हैं, ठीक है। वाई वुड दे बी लाइटर, वो हल्के क्यों हैं। यानी जो ऊपर तैर रहे हैं, जो बीकर में जो आपने पानी भरा है उसके एकदम ऊपर जो बीज तैर रहे हैं वो हल्के क्यों हैं, ठीक। डैमेज सीड्स बिकम हॉलो एंड आर दस लाइटर। देखिए जो डैमेज्ड सीड्स होते हैं, जो ख़राब हो चुके होते हैं, यानी जो हॉलो यानी अंदर से जो खोखले हो जाते हैं, वो क्या होते हैं, हल्के हो जाते हैं। उनका वेट बिल्कुल हल्का हो जाता है। जाहिर सी बात है, जब बीज अंदर से खोखले हो गए तो हल्के हो जाएंगे। तो इस वजह से वो क्या होते हैं कि पानी की ऊपरी सतह पर वो तैरने लगते हैं, ठीक है। देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर, इसीलिए वो पानी के ऊपर जो है तैरने लगते हैं। दिस इज़ अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज्ड वंस। यानी कि गुड और हेल्दी सीड्स को अलग, डैमेज सीड से अलग करने का ये एक अच्छा मेथड है, ठीक है। यानी जो अच्छे बीज और हेल्दी बीज हैं उनको डैमेज सीड से, यानी जो ख़राब बीज हैं उनसे अलग करने का ये एक अच्छा मेथड है। कौन सा मेथड, अभी आपने पढ़ा कि एक बीकर में आपने जो है आधा बीकर पानी लिया, फिर एक मुट्ठी आपने उसमें एक हैंडफुल यानी एक मुट्ठी आपने उसमें गेहूं का बीज डाल दिया, फिर उसको आपने बीकर को हिलाया। फिर आप क्या देखते हैं कि कुछ बीज गेहूं के पानी के ऊपर तैरने लगते हैं और कुछ बीज जाकर बॉटम में बैठ जाते हैं। तो जो बीज डैमेज हो जाते हैं, जो अंदर से खोखले हो जाते हैं, वो वेट में बिल्कुल हल्के हो जाते हैं, बहुत लाइट हो जाते हैं, लाइट वेट हो जाता है उनका। इस वजह से वो पानी के ऊपरी सतह पर तैरने लगते हैं। और जो अच्छे बीज होते हैं, हेल्दी बीज होते हैं, वो क्या होते हैं, उनके अंदर थोड़ा वेट होता है, इसलिए वो अपने वेट के कारण पानी की सतह में जा कर के बैठ जाते हैं। तो अच्छे और ख़राब डैमेज्ड बीज को अलग करने का ये एक अच्छा मेथड है। बिफोर सोविंग, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज़ टू नो अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर सोविंग सीड्स। यानी बुआई से पहले ये जानना ज़रूरी है कि जो टूल्स बीज की बुआई में प्रयोग किए जाते हैं उनके बारे में जानना ज़रूरी है। यानी उन टूल्स के बारे में जानना ज़रूरी है जिन टूल्स की मदद से हम खेतों में बीज की बुआई करते हैं, राइट। फिगर 1.2 ए और बी में आप देखें, 1.2 ए में देखें ये ट्रेडिशनल मेथड है बीज बोने का। ये देखिए एक फनल की तरह है बिल्कुल, यहाँ कीप आप लोगों ने देखा होगा लैब वगैरह में। यहाँ से देखिए किसान जो है बीज डाल रहा है और ये दो बैलों के सहारे इसे बांधा गया है, ठीक। और ये बैल जैसे जैसे आगे बढ़ते रहते हैं और इसमें जो बीज भरा होता है ये धीरे धीरे इसमें से गिरता रहता है और मिट्टी के अंदर जा कर के ये बैठता रहता है। ये देखिए ये आपका जो है फनल टाइप का बना हुआ है, कीप टाइप का, ये बीज है, ये बीज इसमें डालते हैं, ठीक है।
और ये नीचे जाकर कोनिकल शेप में होता है, ठीक है। आपने जो आइसक्रीम खाई होगी कोन वाली, उसी टाइप का होता है। ऊपर एक ये बड़ा सा होल होता है जहाँ से हम बीज को डाल देते हैं, और नीचे जाते हैं तो ये होल पतला हो जाता है, ठीक, जहाँ से ये बीज क्या होते हैं नीचे जा कर के मिट्टी में इस्टेब्लिश होते रहते हैं, ठीक। ट्रेडिशनल टूल्स यानी परंपरागत टूल्स, यानी जो ट्रेडिशनल टूल्स होते थे पुराने ज़माने में, ठीक है। द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोविंग सीड्स इज शेप्ड लाइक अ फनल। जो ट्रेडिशनली तौर पर जो टूल्स यूज़ होते थे बुआई के लिए, बीज बोने के लिए जो ट्रेडिशनल टूल्स यूज़ होते थे, यानी परंपरागत यंत्र जो यूज़ होते थे, वो फनल की तरह होते थे, यानी एक कीप की तरह होते थे। 2.A में जैसा कि अभी आपने देखा, वो कीप की तरह होते थे, फनल टाइप का, ठीक है। ऊपर एक बड़ा होल होता था, फिर नीचे जाके ये नुकीले हो जाते थे, ठीक है। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, पास्ड डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड। तो सीड्स जो है ये फनल के अंदर डाला जाता था। 2 या 3 जो है नुकीले, इसमें 2 या 3 जो है पाइप होते थे नुकीले, नीचे के साइड जाकर के नुकीले हो जाते हैं 2-3 पाइप, उसी में से क्या था ये बीज जो है पास होता था, ठीक है। दीज एंड्स पियर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर। इसी रास्ते से होते हुए बीज जो है इन्हीं कोनिकल पाइप से होते हुए बीज मिट्टी में जा कर के बैठ जाया करता था, राइट। सीड ड्रिल, सीड ड्रिल एक मशीन होती है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं आगे, ठीक है। नाउ डेज द सीड ड्रिल इज़ यूज टू सोविंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। आजकल जो है बीजों की बुआई जो है सीड ड्रिल द्वारा की जा रही है। सीड ड्रिल क्या होता है? ये एक मशीन है, यंत्र है, जो ट्रैक्टर द्वारा संचालित होता है। ये देखिए ट्रैक्टर में इसको लगाया गया है, ट्रैक्टर में इसको लगा करके बीजों की बुआई की जाती है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स, यानी ट्रैक्टर की मदद से सीड ड्रिल का यूज़ किया जाता है। दिस सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। ये सीड ड्रिल जो है ये बीजों को एक इक्वल डिस्टेंस पर और प्रॉपर डेप्थ यानी प्रॉपर गहराई में इसकी मतलब बोता है। यानी बीजों की बुआई जो है एक इक्वल डिस्टेंस पर और प्रॉपर डेप्थ पर करता है ये सीड ड्रिल। क्यों करता है? क्योंकि अगर हम बीजों को एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे न बोएं और एक प्रॉपर गहराई में उसको ना बोएं तो इससे होगा क्या कि सारे पौधे एक जगह पे ही बहुत ज़्यादा निकल के घने हो जाएंगे, जिससे जो है प्लांट जो है प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगा। जब ग्रो नहीं करेगा तो उसमें जो है अनाज नहीं सही से पैदा होगा। और जब उसको एक यूनिफॉर्म डेप्थ में न बोया जाए, यूनिफॉर्म एक पर्टिकुलर गहराई में अगर बीज को ना बोया जाए तो इससे क्या होगा कि कुछ प्लांट तो सही सही निकल जाएंगे, कुछ प्लांट नहीं निकल पाएंगे और कुछ ऊपर रह जाएंगे, जिससे क्या होगा जो बर्ड्स हैं, पक्षियां हैं, वो क्या कहते हैं बीजों को खा जाएंगी, ठीक है। इट इंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। यानी बुआई के बाद ये इंश्योर करता है कि सीड जो है ये सॉइल द्वारा कवर हो गए हैं। यानी ये सुनिश्चित करता है, ये मशीन जो है यही सुनिश्चित भी करता है कि जो भी सीड्स बोए गए हैं वो मिट्टी द्वारा ढक दिए गए, ठीक। दिस प्रोटेक्ट्स सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। ये जो होता है मिट्टी से ढक देता है इसलिए क्योंकि इसकी जो है प्रोटेक्शन हो सके, सीड्स जो भी बोया गया है वो सीड्स पक्षियों द्वारा उसको प्रोटेक्ट किया जा सके ताकि वह पक्षी उन बीजों को खा ना सकें। सोविंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव टाइम एंड लेबर। यानी सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से हमारा टाइम और हमारी मेहनत दोनों बचती है, ठीक। Appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding। यानी एक प्रॉपर डिस्टेंस मतलब बुआई के समय बीजों के बीच में एक प्रॉपर डिस्टेंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो सारे पौधे एक जगह ही निकल जाएंगे, बहुत ज़्यादा घने पौधे निकल जाएंगे, यानी ओवर क्राउडिंग हो जाएगा। तो ओवर क्राउडिंग से बचने के लिए ये ज़रूरी है कि बीजों के बीच में एक प्रॉपर डिस्टेंस
बनाया जा सके। तो ये प्रॉपर डिस्टेंस कौन बनाता है? सीड ड्रिल, जो ट्रैक्टर में लगाकर चलाया जाता है। दिस अलाउज प्लांट टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। इससे क्या होता है कि प्लांट को एक सफिशिएंट सनलाइट मिलती है, यानी प्लांट्स जो उगते हैं उनको प्रॉपर सनलाइट भी मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये बीजों को जो है एक इक्वल और सफिशिएंट डिस्टेंस में बोता है, ठीक है, एक प्रॉपर डिस्टेंस में, एक इक्वल डिस्टेंस में बोता है, ठीक है, एक ही जगह पे इसको नहीं बो देता है। ये सीड ड्रिल जो है प्रॉपर एक इक्वल डिस्टेंस में बोता है, ठीक है, जिससे क्या होता है कि जब प्लांट निकल जाते हैं उसमें तो उनको प्रॉपर जो है सनलाइट मिलता है और उनको सॉइल से जो है यानी मिट्टी से प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स और वाटर भी मिलता रहता है, ठीक है, जिससे वो अच्छी तरह से ग्रो कर सकें। एट टाइम्स अ फ्यू प्लांट्स में हैव टू बी रिमूव्ड टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग, यानी कुछ प्लांट्स को बाद में जो है उखाड़ना पड़ता है ओवर क्राउडिंग से बचने के लिए। यानी प्लांट ओवर क्राउडिंग यानी एक जगह झुरमुट की शक्ल में निकल जाना। तो प्लांट एक जगह झुरमुट की शक्ल में कभी कभी निकल जाते हैं तो उनमें से कुछ प्लांट को उखाड़ना पड़ता है। तो बच्चों, हमने सीड ड्रिल से ये जाना कि सीड ड्रिल जो है ये एक मशीन होती है जो ट्रैक्टर द्वारा संचालित की जाती है, यानी ट्रैक्टर में लगा के उसे ऑपरेट किया जाता है, जिसका काम होता है खेत में बीजों की बुआई करना, वो भी इक्वल डिस्टेंस पे, एक प्रॉपर डिस्टेंस पे और प्रॉपर डेप्थ में, ठीक है। और इसका काम ये भी होता है कि वो बीजों को सॉइल से ढक देता है। अगर सॉइल से उसे सही से न ढका जाए तो पक्षी जो है सारे बीजों को खा जाएंगे, जिससे जो है क्रॉप की पैदावार नहीं होगी, ठीक है। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स, यानी फील्ड में, खेतों में मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र को ऐड करना। देखो जो मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स ये दोनों सब्सटेंस का जो है सब्सटेंसेस का जो एक ही वर्क होता है। उनका वर्क ये होता है कि जो क्रॉप्स होते हैं, प्लांट होते हैं, उनको फर्टिलिटी प्रोवाइड कराना, उनको सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स और मिनरल प्रोवाइड कराना, जिससे कि वो आसानी से ग्रो कर सके और हेल्दी रह सके, ठीक है। लेकिन फिर भी जो मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स में डिफरेंस है। मैन्योर जो होता है ये ऑर्गेनिक होता है, ये एनिमल के जो एक्सट्रैक्ट होते हैं, गाय के और भैंस के जो गोबर होते हैं और सड़े गड़े प्लांट होते हैं, उन सबको मिला करके डिकम्पोज करके बनाया जाता है, ठीक है। ये मैन मेड खुद ही, ये आदमी खुद ही खेतों में बना लेता है। और फर्टिलाइज़र जो होता है इनऑर्गेनिक होता है, ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में बाई केमिकल से इसको बनाया जाता है, ठीक है। The substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers। ऐसे सब्सटेंसेस जो प्लांट के ग्रोथ के लिए और हेल्दी ग्रोथ के लिए और उनको सफिशिएंट न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराने के लिए खेतों में जो मिलाया जाता है उसे हम मैन्योर या फर्टिलाइज़र्स बोलते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स बोलते हैं, ठीक है। सॉयल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स। सॉयल जो होता है, मिट्टी होता है, ये न्यूट्रिएंट्स और मिनरल जो है प्रोवाइड कराता है क्रॉप प्लांट्स को, यानी जो फसल होते हैं उन फसल को मिनरल और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है कौन? सॉयल कराता है, ठीक है, यानी मिट्टी। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये न्यूट्रिएंट्स जो है ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए एसेंशियल होते हैं, यानी सफिशिएंट, ज़रूरी होते हैं, ठीक है, यानी नेसेसरी होते हैं। अगर ये न्यूट्रिएंट्स ना रहें तो जो खेतों में जो प्लांट्स है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर सकते और हेल्दी ग्रो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए खेतों में जो है यानी मिट्टी में मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स मिलाया जाता है। इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। बहुत से एरियाज में जो है किसान जो हैं एक ही फील्ड में यानी एक ही खेत में कई तरह के क्रॉप्स उगाते हैं। यानी जैसे मान लीजिए कि जो है एक ही खेत में किसान ने कभी धान उगा लिया, फिर कभी जो है उसी खेत में जो है उसने गेहूँ उगा लिया, कभी उसने मैज़ उगा लिया, ठीक है। तो एक ही खेत में जो है किसान कई तरह के जो है क्रॉप्स उगा लेते हैं बहुत सी जगहों पर। द फील्ड इज़ नेवर अनकल्टिवेटेड। फील्ड जो है इस तरह से फील्ड जो कभी अनकल्टिवेटेड नहीं रहता है, उसमें यानी उसमें हमेशा जो है कुछ ना कुछ बदल बदल के फसल उगाए जाते हैं। इमेजिन व्हाट हैपेंस टू द न्यूट्रिएंट्स। अब आप इमेजिन कीजिए, सोचिए कि उसमें जो न्यूट्रिएंट्स जो है यानी उन खेतों में जो मिट्टी है
उन मिट्टी का क्या होता होगा, उन मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका क्या होता होगा। जाहिर सी बात है, अगर मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स है, मिनरल्स है जो प्लांट्स के लिए ज़रूरी हैं, तो उसी खेत में अगर हम एक से ज़्यादा फसल उगाएं पूरे साल भर, तो धीरे धीरे क्या होगा कि उस खेत की जो मिट्टी है, सॉइल जो है, उसके न्यूट्रिएंट्स धीरे धीरे क्या होंगे, कम होने लगेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आप कोई वर्क कर रहे हैं लगातार, तो धीरे धीरे क्या होती है, आपकी एनर्जी कम होने लगती है, इतनी कम होती है कि फिर अगला वर्क आप करने के लायक नहीं होते हैं, आप बिल्कुल रेस्ट मांगते हैं। फिर उसके बाद फिर आपको बॉडी के जो है न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है। तो ठीक उसी तरह से खेतों में जो प्लांट्स जो होते हैं, आप एक खेत में बदल बदल के कई बार क्रॉप्स उगाते हैं या एक ही क्रॉप्स आप उगाते हैं हर बार। अगर आप उसके सॉइल में अगर कुछ मैन्योर फर्टिलाइज़र्स नहीं डालते हैं जिससे कि उसके सॉइल में जो है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स मिल सकें, तो इससे होगा क्या कि सॉइल की जो फर्टिलिटी है और उसमें मौजूद जो मिनरल्स है, न्यूट्रिएंट्स है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। जब वो कम होने लगेगा तो फिर उसके बाद अगर उसमें आप कोई भी क्रॉप लगाएंगे तो वो क्रॉप जो है बहुत अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, हेल्दी नहीं होगा, यानी उसमें अच्छे से क्रॉप नहीं हो पाएगा। इसलिए जो है टाइम टू टाइम खेतों में मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स किसान मिलाते रहते हैं। ये देखिए एक किसान है, ये एक धान की खेत है, पैडी फील्ड है, इसमें एक किसान क्या कर रहा है, फर्टिलाइज़र मिला रहा है। ये फर्टिलाइज़र जो है ये आपका इनऑर्गेनिक होता है, ठीक है, जो केमिकल बेस्ड होता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं। और ये खेत में देखिए किसान जो मैन्योर मिला रहा है, ये ऑर्गेनिक होता है, जो आपके गाय भैंस वगैरह जानवर के जो है गोबर होते हैं और प्लांट्स के डिकम्पोज्ड पार्ट होते हैं, तो उन सबको डिकम्पोज करके बनाया जाता है। ठीक है, तो इन दोनों का काम एक ही होता है कि प्लांट्स को जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, ज़रूरी नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स हैं, वो प्रोवाइड कराया जा सके, जिससे कि प्लांट आसानी से ग्रो कर सके। कॉन्टिन्यूस कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स, यानी किसी भी फील्ड में, किसी भी खेत में लगातार अगर हम क्रॉप्स उगाते चले जाएं एक के बाद दूसरा, यानी एक ही तरह का या फिर एक ही तरह का क्रॉप्स अगर बराबर एक ही खेत में उगाते चले जाएं, तो उसका रिज़ल्ट ये होगा कि जो सॉइल में जो मौजूद न्यूट्रिएंट्स हैं वो धीरे धीरे क्या होंगे, वीक हो जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी। ठीक है, यानी बिल्कुल किसी काम के नहीं रह जाएंगे। दोबारा अगर आप चाहेंगे उसी में कल्टीवेशन करना, तो फिर वो क्रॉप्स जो है उसमें बढ़िया से उगेंगी नहीं, ग्रो नहीं करेंगी। ठीक है, इससे क्या होगा, धीरे धीरे सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो बिल्कुल वीक हो जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगे। Therefore, farmers have to add manure to the fields to replenish the soil with nutrients. इसलिए फार्मर्स जो होते हैं, किसान, वो टाइम टू टाइम फील्ड में अपने खेतों में, अपने खेतों की मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स के तौर पर मैन्योर मिलाते रहते हैं। यानी टाइम टू टाइम अपने खेत की मिट्टी में मैन्योर्स मिलाते रहते हैं, जिससे सॉइल में जो है दोबारा न्यूट्रिएंट्स आ सके। ठीक है, यानी सॉइल दोबारा न्यूट्रिएंट रिच बन सके। ठीक है, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड मैन्योरिंग। इस प्रोसेस को हम मैन्योरिंग कहते हैं, यानी खाद देना, यानी टाइम टू टाइम खेतों में खाद देने की प्रोसेस को, जिससे कि खेत में सॉइल, खेत की जो मिट्टी होती है उसमें ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स मिल सके, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मैन्योरिंग, यानी खाद देना। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट। अगर आप खेतों में इनसफिशिएंट या इम्प्रॉपर तरीके से अगर आप मैन्योरिंग कर रहे हैं, यानी अपने खेत में, खेत की मिट्टी में प्रॉपर तरीके से अगर आप खाद नहीं दे रहे हैं, जितनी उसकी खाद चाहिए आप नहीं दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इसके नतीजे में ये होगा कि जो आपका जो प्लांट है, जो आपका क्रॉप्स जो है खेत में, वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, जब कमज़ोर हो जाएगा तो उसमें बढ़िया से अनाज नहीं निकल सकता। ठीक है, मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। मैन्योर यानी खाद जो है ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ये कैसे मिलता है हमें, प्लांट और एनिमल के वेस्ट से के डिकम्पोजिशन से, यानी प्लांट जो है, सड़े गले प्लांट और एनिमल के वेस्ट, जैसे एनिमल के जो गोबर हो गए, उनके डिकम्पोजिशन से, यानी उनके सड़ने गलने से जो हमें मैन्योर मिलता है, जो हमें खाद मिलता है, उसे हम बोलते हैं मैन्योर। ये ऑर्गेनिक नेचर का होता है। ठीक है, फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज।
फार्मर्स यानी किसान क्या करते हैं, वो एनिमल के जो वेस्ट होते हैं, गोबर होते हैं और प्लांट जो होते हैं, उनको एक गड्ढे में क्या कहते हैं इकट्ठा करते जाते हैं, ठीक है। फिर उन्हें ओपन यानी खुली जगहों पे उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। फिर धीरे धीरे वो क्या होता है, डिकम्पोज होता रहता है, यानी वो जो प्लांट और एनिमल का वेस्ट है वो सब मिलकर धीरे धीरे डिकम्पोज होते रहते हैं, यानी सड़ते गलते रहते हैं, ठीक है। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो इन प्लांट के वेस्ट को, एनिमल के वेस्ट को, प्लांट को और उनकी लकड़ियों को, पत्तियों को धीरे धीरे डिकम्पोज करते हैं, सड़ाते गलाते हैं। उन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्लांट को और एनिमल वेस्ट को डिकम्पोज करने का काम करते हैं। द डिकम्पोज्ड मैटर इज़ यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर, जो सड़े गले जो डिकम्पोज्ड हो चुके होते हैं उन्हें जो है हम ऑर्गेनिक मैन्योर के तौर पर यूज़ करते हैं, ठीक। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6, आपने क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़ा है वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में। देखिए वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है, देखिए ये जो हाथ में इसके ये जो मैन्योर है, ये खाद जो है, ये वर्मी कंपोस्टिंग के थ्रू ये खाद को बनाया गया है। वर्मी कंपोस्टिंग देखिए होता क्या है कि एनिमल के जो वेस्ट होते हैं, यानी गाय भैंस के जो गोबर होते हैं, उनको खुली जगह पे बिल्कुल फैला देते हैं, ठीक। और उसमें जो है हमेशा पानी का छिड़काव करते रहते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि जो एनिमल वेस्ट होता है उनके अंदर जो है गर्मी होती है, यानी हीटिंग होती है उनके अंदर, तो उस हीट को निकालने के लिए उसमें बराबर पानी का छिड़काव करते हैं। तो जब उसकी हीट ख़त्म हो जाती है, उनको लगता है कि अभी हीट उसकी निकल चुकी है, फिर उसको ऊपर जो है जूट से यानी किसी बोरे से उसे ढक देते हैं, ठीक है। फिर ढक देते हैं तो उसके बाद उसमें जो है कुछ वॉर्म्स पैदा हो जाते हैं, यानी केचुए पैदा हो जाते हैं। तो ये वॉर्म्स क्या करते हैं कि वो जो एनिमल वेस्ट होता है उसको खाना शुरू कर देते हैं, उसको खाते हैं और फिर ये क्या करते हैं अपना वेस्ट निकालते रहते हैं, यानी खाने के बाद डाइजेस्ट करते हैं फिर अपना वेस्ट निकालते रहते हैं। तो इन वॉर्म्स के जो वेस्ट होते हैं वो आपके वर्मी कंपोस्टिंग के थ्रू जो है मैन्योर जो बनते हैं, वो वॉर्म्स के जो वेस्ट होते हैं वही होते हैं। ये जो देख रहे हैं आप, ये जो वॉर्म्स जो उस वेस्ट एनिमल वेस्ट में थे वही कहते हैं ये चीज़ है, ठीक है। ये भी एक प्रकार का मैन्योर है जिसका प्लांट में न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए, सॉइल में न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। एक्टिविटी 1.2, टेक मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट देम। मूंग या चने की जो आप सीड ले लीजिए, बीज ले लीजिए और उनको जर्मिनेट कर दीजिए। आपने पिछले क्लास में आपने पढ़ा था कि मूंग या फिर ग्राम जो है उसको किस तरह से जर्मिनेट करते हैं, यानी जिसको अंकुरित करना बोलते हैं। आप देखेंगे कि अगर आप चने को ले लें और चने में जो है उसको भिगो कर रख दें तो आप देखेंगे उसमें बिल्कुल सफ़ेद सा छोटा सा बिल्कुल जो है पोर्स निकल गया, ठीक है। उसी को बोलते हैं जर्मिनेट सीड, यानी उसको अंकुर बोलते हैं। तो इस तरह से आप जो है सीड ले लीजिए मूंग या चने का और उनको जर्मिनेट कर लीजिए। सिलेक्ट 3 इक्वल साइज्ड सीडलिंग, 3 इक्वल साइज के सीडलिंग ले लीजिए। सीडलिंग देखिए बच्चों इसको बोलते हैं जो सीड से जस्ट निकला हुआ छोटा सा जो पौधा होता है, ये देखिए सीड से अभी निकला है बिल्कुल, इसी को हम बोलते हैं सीडलिंग, यानी बिल्कुल नन्हा पौधा जिसको हम सीड भी बोलते हैं, सीडलिंग बोलते हैं, ठीक है। टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस और सिमिलर वेसल्स, और 3 जो है इस तरह के ग्लास लीजिए या फिर इसी तरह का कोई दूसरा बर्तन ले लीजिए, कप वगैरह, ठीक है। मार्क देम A, B एंड C, उनको जो है A, B और C से मार्क कर लीजिए। देखिए ये छोटे छोटे जो ग्लास हैं, एक पर A लिख दिया, एक पर B और दूसरे को C से मार्क कर दिया। द ग्लास A एड लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्सड विद अ लिटिल काउ डंग मैन्योर। ग्लास A में जो है थोड़ी सी मिट्टी डाल दीजिए और उसमें गाय का गोबर डाल दीजिए, यानी जिसको हम मैन्योर बोलते हैं, वो मैन्योर आप डाल दीजिए, ठीक है। उसमें आप थोड़ा सा मैन्योर डाल दीजिए जिसको हम बोलते हैं गाय का गोबर, ठीक है, वो डाल दीजिए। इन ग्लास B पुट द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्सड विथ ए लिटिल यूरिया, और उसी तरह
ग्लास बी में भी उतनी ही मिट्टी डालिए जितना आपने ए में डाला, और अब इसमें मैन्योर न डाल करके इसमें आप यूरिया डाल दीजिए, जिसे हम फर्टिलाइज़र बोलते हैं। ठीक। टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन ग्लास सी विदाउट एडिंग एनीथिंग। अब ग्लास सी में भी जो है उतनी ही मिट्टी डालिए, लेकिन इसमें आपको कुछ भी नहीं डालना है, मिट्टी के अलावा और कुछ नहीं डालना है। यानी इसमें आपने ए में जो मैन्योर डाला था, यानी गोबर डाला था गाय का, दूसरे में जो बी में आपने जी भी उतनी ही मिट्टी लिया था, और इसमें आपने जो यूरिया डाल दिया था। सी में भी उतनी ही मिट्टी लेनी है आपको, लेकिन इसमें ना आपको यूरिया डालना है और ना ही आपको मैन्योर डालना है। ठीक है। नाउ pour the same amount of water in each glass and plant the seedling in them। अब इन तीनों में बिल्कुल सेम अमाउंट ऑफ वाटर डाल दीजिए, ए में, बी में, सी में, और इसमें जो है ये सीडलिंग जो है, नन्हा सा पौधा जो है, इसमें प्लांट कर दीजिए, लगा दीजिए। ठीक। कीप देम इन अ सेफ प्लेस एंड वाटर देम डेली। अब इन्हें किसी सेफ जगह पे रख दीजिए और तीनों में जो है डेली पानी डालते रहिए। आफ्टर 7 to 10 days ऑब्जर्व देयर ग्रोथ। 7 से 10 दिन के बाद इनके ग्रोथ को ऑब्जर्व कीजिए, यानी आप ऑब्जर्व कीजिए कि इन तीनों में कितनी ग्रोथ हुई, कौन कितना ज़्यादा बढ़ा, कौन कितना कम बढ़ा, ये आपको ऑब्जर्व करना है। डिड प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस। क्या इन तीनों ग्लासेस में, ए, बी और सी, इन तीनों ग्लासेस में ये प्लांट जो है क्या बिल्कुल सेम टू सेम ग्रोथ हो रहा है इनका, बिल्कुल एक समान क्या था ये बढ़ रहे हैं। विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। यानी इन तीनों में किस ग्लास में प्लांट बिल्कुल अच्छे तरीके से बढ़ रहे हैं। इन विच ग्लास वॉज द ग्रोथ फास्टेस्ट। इन तीनों ग्लास में से किस ग्लास में प्लांट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। यानी ए, बी और सी, इन तीनों में हमने जो है ये प्लांट लगाया था। ठीक है, एक जर्मिनेट प्लांट था, सीडलिंग लगाया था, और इसमें हमने जो बिल्कुल सेम अमाउंट में जो है सॉइल डाल दिया था। फिर एक में हमने मैन्योर डाला, बी में हमने फर्टिलाइज़र, सी में हमने कुछ नहीं डाला। तो अब ये क्वेश्चन कर रहा है कि क्या इन तीनों में जो ये प्लांट लगाए गए हैं, क्या ये बिल्कुल सेम पेस में क्या ग्रोथ हो रहे हैं, क्या ये बिल्कुल सेम अमाउंट में बढ़ रहे हैं, एक साथ बढ़ रहे हैं, या फिर इन तीनों में से किस ग्लास में प्लांट बिल्कुल फास्टेस्ट यानी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। फर्टिलाइज़र जो है केमिकल है। ठीक है, फर्टिलाइज़र जो है ये एक केमिकल नेचर का होता है, क्योंकि ये केमिकल से ही बनाया जाता है। ठीक। विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, जिसमें जो है न्यूट्रिएंट्स की भरपूर मात्रा होती है। ठीक है, जिसमें एक ख़ास किस्म के पर्टिकुलर सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। तो ये फर्टिलाइज़र जो है ये मैन्योर से किस तरह से डिफरेंट है, यानी खाद से, जो ऑर्गेनिक मैन्योर ऑर्गेनिक खाद है, उससे ये फर्टिलाइज़र किस तरह से अलग है, क्या डिफरेंस है। फर्टिलाइज़र्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं ये फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं। देखिए बच्चों, अभी आपने पिछले उसमें पढ़ा था कि मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स में क्या डिफरेंस होते हैं। मैन्योर ऑर्गेनिक होता है, जो प्लांट के लीव से, स्टेम से और एनिमल के वेस्ट से डिकम्पोज होकर के बनाया जाता है। ठीक है, वहीं पे जो फर्टिलाइज़र होता है ये फैक्ट्रीज़ में बनाया जाता है। ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो केमिकली बनाया जाता है। ठीक। सम एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। कुछ एग्जाम्पल है फर्टिलाइज़र्स के, जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ये सब क्या है, ये सब फर्टिलाइज़र्स हैं जो केमिकल के थ्रू बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में बनाई जाती है, यानी ये एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ठीक है, उसी तरह से मैन्योर जो है ये ऑर्गेनिक है। ठीक है, ये आपके जो है प्लांट हो गए, प्लांट के लीव्स हैं और एनिमल के वेस्ट है, उनको डिकम्पोज करके बनाया जाता है। ठीक।
The use of fertilizers has helped farmers to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize. यानी किसानों द्वारा फर्टिलाइज़र जो यूज़ किया जाता है वो फर्टिलाइज़र जैसे गेहूं की फसल और पैडी यानी धान की फसल, मैज़ यानी मकई की फसल की पैदावार में मदद करते हैं, यानी उनकी बेहतर पैदावार में मदद करते हैं फर्टिलाइज़र्स, ठीक। बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल, यानी फर्टिलाइज़र का बहुत ज़्यादा यूज़ करने से सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है ये कम हो जाती है, यानी प्लांट को उगाने की जो कैपेसिटी होती है सॉइल के अंदर, प्लांट को ग्रोथ करने की जो कैपेसिटी होती है वही सॉइल की फर्टिलिटी कहलाती है। तो इस तरह से जब हम बहुत ज़्यादा किसान अगर फर्टिलाइज़र को यूज़ करेंगे अपने खेतों में तो उससे क्या होगा कि सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो क्या होती है, कम हो जाएगी, ठीक। तो जब फर्टिलिटी कम हो जाएगी तो क्या होगा, सही तरीके से क्रॉप जो उग नहीं पाएगा, ग्रोथ नहीं करेगा, ठीक है। फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। देखिए बच्चों ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है कि फर्टिलाइज़र जो होते हैं ये वाटर पॉल्यूशन का भी एक सोर्स है, सोर्स बनता जा रहा है। यानी आजकल जो है फर्टिलाइज़र वाटर पॉल्यूशन का सोर्स बनता जा रहा है। जैसे फैक्ट्री से निकलने वाले जितने भी वेस्ट हैं वो तो वाटर पॉल्यूशन के सोर्स है ही, साथ ही जो खेतों में फर्टिलाइज़र जो यूज़ होता है वो भी वाटर पॉल्यूशन का सोर्स है। कैसे है कि फर्टिलाइज़र्स के अंदर जो है केमिकल्स होते हैं, कुछ हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। वो क्या होते हैं कि सॉइल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और धीरे धीरे वो एब्जॉर्ब करके यानी पर्कुलेट हो करके बिल्कुल नीचे तक चले जाते हैं, यानी वाटर लेवल जहाँ पर है वहाँ पर जाके वाटर में मिल जाते हैं। उससे क्या होता है कि जो आपके ज़मीन के अंदर जो पानी है वो पॉल्यूट हो जाता है, ठीक है। Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizers with organic manure or leave the field uncultivated in between two crops, ठीक है। अगर हमें अपने सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखना है तो हमें चाहिए कि फर्टिलाइज़र के साथ साथ ऑर्गेनिक मैन्योर भी मिक्स करके यूज़ करें, यानी फर्टिलाइज़र के साथ साथ ऑर्गेनिक मैन्योर भी यूज़ करें, या फिर फर्टिलाइज़र की जगह हम ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ करें। अगर हम फर्टिलाइज़र के साथ ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ करेंगे फिर भी फर्टिलाइज़र के जो है कुछ न कुछ उसका जो पार्टिकल है वो उसमें जो पर्कुलेट होकर वाटर लेवल में जाके मिलता रहेगा, ठीक। लेकिन हम अगर फर्टिलाइज़र की जगह एक सब्स्टिट्यूट की तरह ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ करें यानी जैविक खाद, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो है वाटर लेवल जो है जहाँ ज़मीन के अंदर जो पानी है वो पॉल्यूट नहीं होगा। और दूसरा क्या तरीका, लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप्स। दो पैदावार के बीच यानी दो कल्टीवेशन के बीच, दो क्रॉप्स के बीच हमें अपने फील्ड को बिना कुछ कल्टीवेट किए ही छोड़ देना चाहिए। यानी दो कल्टीवेशन अगर है, जैसे मान लीजिए कि आपने जो है अभी धान लगाया, धान के क्रॉप्स हैं यानी पैडी क्रॉप्स आपने लगाया, फिर उसके ख़त्म होने के बाद फ़ौरन आपने दूसरे क्रॉप्स लगा दिया, तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है कि अगर हमने पैडी क्रॉप्स कल्टीवेट किया है यानी धान हमने कल्टीवेट किया है, लगाया है, खेत में बोया है, तो अब दूसरे क्रॉप लगाने से पहले कुछ इन दोनों के दरमियान जो है कुछ गैप कर देंगे हम, यानी दो क्रॉप्स की कल्टीवेशन के बीच में हमें गैप करना है, जिससे क्या होगा कि हमारे फील्ड जो है, हमारे जो खेत है उसमें सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहेगी। द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव्स सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। देखिए मैन्योर के यूज़ से क्या होता है, यानी जैविक खाद के यूज़ से क्या होता है कि सॉइल का जो टेक्सचर है यानी सॉइल मिट्टी की जो बनावट है वो और इम्प्रूव होती है, एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, यानी उसके वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी भी क्या होती है, इम्प्रूव होती।
यानी इस मिट्टी की जो है वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है वो इम्प्रूव होती है। जब वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी इम्प्रूव हो गया सॉइल की, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो वाटर लेवल है वो भी हमारा जो एक तरह से मेंटेन होगा, उसमें भी मदद मिलेगी मेंटेन करने में। ठीक है। इट रिप्लेनिशेस द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स। ये क्या करता है, यानी मैन्योर जो है वो मिट्टी की जो न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स है उनकी भरपाई करता है। यानी मैन्योर जो है, जिसको हम जैविक खाद बोलते हैं, वो क्या करता है कि सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी ज़रूरतों को पूरा करता है। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमने देखा कि मैन्योर और फर्टिलाइज़र में क्या डिफरेंस है, और हमारे खेतों की मिट्टी के लिए मैन्योर और सॉइल में कौन ज़्यादा बेहतर है, और फर्टिलाइज़र्स के क्या क्या जो है नुकसान है, और मैन्योर्स के क्या क्या फ़ायदे हैं। जहाँ फर्टिलाइज़र से हमें जो बहुत ज़्यादा पैदावार मिल जाती है, वहीं फर्टिलाइज़र से हमारा जो वाटर है, ज़मीन के अंदर को जो पानी है, वो पॉल्यूटेड होता है। वहीं पर जो मैन्योर है, फर्टिलाइज़र के मुकाबले मैन्योर के यूज़ से क्रॉप यील्ड में, यानी पैदावार में कुछ कमी रहती है। पैदावार कुछ कम हो गए, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ कम हो गए, लेकिन उसके रिज़ल्ट में हमें ये भी मिलेगा कि हमारे ज़मीन के अंदर जो पानी है, वाटर टेबल जो है, वो पॉल्यूटेड नहीं होगा, यानी हमें जो है बिल्कुल साफ़ पानी मिलेगा। तो मैन्योर और फर्टिलाइज़र के ये दो बड़े डिफरेंस हैं।